हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, आ जाओ। देखिए फटाफट से आ जाओ सब लोग जितने भी साथी हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चों, आ जाओ। देखिए फटाफट से आ जाओ सब लोग एक बार। मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। एक बार मैं भी मेरे मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा आप, मात्र एक सेकंड का। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को अभी तक नहीं दिख रहा, है ना। हाँ। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ आप सबको। आ जाओ। देखो आज थोड़ा सा ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आज, है ना। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं लाइव आपको 4-5 मिनट पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ। मेरी जो क्लास है वो एग्जैक्ट मैंने लाइव कर दी थी 9 बजकर एग्जैक्ट 9 बजे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा था मैं। ठीक है, ठीक है जी साहब। चलिएगा मेरे प्यारे डियर, आ जाओ फटाफट से आ जाओ सब लोग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और अपना नया टॉपिक का नाम है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। जो टॉपिक है आज वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो एक बार मुझे आप सब लोग फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है, मैं आप लोगों को एकदम सही सलामत दिख रहा हूं। फिर हम शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के इस प्यारे से सेशन की। आ जाओ। देखे डिम्पल, शिवानी, हाँ हिमांशु, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको, पूजा रानी, अमित तिवारी, तीनू चौधरी। अच्छा मजाक है सर, है। राम राम जी, राम राम साहब। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आ जाओ जितने भी साथी हैं। और अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से आप लोगों को कुछ भी पूछना है। हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ ली प्यारे बच्चों,
अनुसूचियां पढ़ ली, स्रोत पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ ली हम लोगों ने, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट पढ़ ली, और डीपीएसपी पढ़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ ली, राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, संसद पढ़ ली, प्रधानमंत्री पढ़ लिए। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। लो जी भैया, सर्वोच्च न्यायालय। अब मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय की, है ना? अब मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। क्या होता है सर सर्वोच्च न्यायालय? है, अरे क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय और हमें क्यों जरूरत पड़ी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख कहां पे किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कहां पे था मेरे प्यारे बच्चों? देखो, प्रारंभ की बात करूं ना मैं, शुरुआती समय के अंतर्गत, तो भारत में किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट था ही नहीं मेरे प्यारे डियर भाई। शुरुआत में भारत में कोई कोर्ट था ही नहीं सर। तो फिर कैसे काम होता? जब कोर्ट ही नहीं था तो फिर काम कैसे होता? अंग्रेजों का राज था, दादागिरी चलती थी, जो चाहे वो करते थे। जब अंग्रेज नए नए भारत में आए थे ना, तो वो भी ऐसे ही करते। भाई अंग्रेज जब पहले इंडिया में आए थे प्यारे बच्चों, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया के अंदर सबसे पहले, और उस कंपनी का मेन उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था। शुरुआत के अंतर्गत दोनों में, शुरुआती समय के अंतर्गत व्यापार करना था प्यारे बच्चों। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग बढ़ते गए, वो यहाँ से मौज काटते, इंडिया से खूब सारे मसाले लेकर के जाते, ब्रिटेन में बेचते, खूब पैसे कमाते। कोई कुछ उनके ऊपर पाबंदी वगैरह कुछ थी नहीं भाई, कोई पाबंदी थी नहीं। तुम देखो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1600 से लेकर के 1773 तक, यानी लगभग 173 साल, 170 प्लस साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत आता, किसी भी प्रकार से यह बिजनेस करता, यहाँ से मसाले लेकर के जाता, इंग्लैंड में बेचता, मौज काटता, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। भाई कोई बाइंडिंग नहीं थी, ना कोई रेगुलेट था उसके ऊपर। फिर ब्रिटेन के द्वारा सबसे पहले अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ही एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, हिंदी में बोलते हैं उसको नियामक अधिनियम। आपको रेगुलेट के नाम से याद रखना है। इसी रेगुलेट एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की उल्लेख किया गया था इसमें, कि भैया एक कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके अंतर्गत हुआ। और इसके उल्लेख के बाद में अगर मैं बताऊं तो भैया सबसे पहले स्थापना भी यही हुई। फिर स्थापना की गई, बातें चलती रही। स्थापना की मेरे प्यारे बच्चों 22 अक्टूबर 1776 को। कब? 22 अक्टूबर 1776 को। और कहां पे स्थापना की गई प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, कलकत्ता के अंतर्गत की गई दोस्तों ये स्थापना। कहां पे? ये कलकत्ता के अंतर्गत। और कलकत्ता में कहां पे? विलियम फोर्ट जो था उसका, फोर्ट विलियम के अंतर्गत, जगह का नाम था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम के अंतर्गत, फोर्ट विलियम में मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे जो जजों की संख्या थी, जो जज थे मेरे प्यारे बच्चों, वो 1+3 जज थे, वो बराबर टोटल 4 जज थे। इन 4 जजों के अंतर्गत अगर मैं मुख्य जज की बात करूं, मैं मुख्य जज की बात करूं तो प्यारे बच्चों एलिजा एम्पे, एलिजा एमपी, या एमपे या एमपी दोनों बोला जाता है। ये भारत के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय पहले जज हुआ करते थे दोस्तों। ध्यान से सुनना, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया था, और उसको स्थापित किया हमने 22 अक्टूबर 1774 के अंतर्गत। कलकत्ता में किया था, कलकत्ता का फोर्ट विलियम जो किला था
उसमें किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। और टोटल जो जजों की संख्या थी वो 4 थी मेरे प्यारे डियर इसके अंतर्गत, ठीक है। और मुख्य जज जो था वो एलिजा एम्पे था मेरे प्यारे बच्चे। ये 1773 की बात है और 1774 में हमने स्थापना कर दिया था। मामला चलता रहा भाई, मामला चलता रहा। चलते चलते मेरे प्यारे बच्चों आगे चल करके आप लोगों को मैं बताऊं तो दोस्तों एक 1835 में एक अधिनियम आया था जो आपके सिलेबस में भी है, माफी चाहता हूं, 1935 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम, ठीक। भारत शासन अधिनियम मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत फेडरल कोर्ट का उल्लेख किया गया था, संघीय न्यायालय का। इसमें हमने संघीय न्यायालय का उल्लेख किया था दोस्तों। और इस संघीय न्यायालय का उल्लेख कब किया हम लोगों ने प्यारे बच्चों, तो 1 अक्टूबर 1937 में किया। और ये कहां पर किया, तो ये जनाब दिल्ली में किया। उस समय नई दिल्ली नहीं हुआ करती थी, दिल्ली के अंतर्गत किया दोस्तों। और इसमें भी प्यारे बच्चों अगर मैं जज बताऊं, इसमें भी मैं जज बताऊं प्यारे बच्चों, तो 1+3 यानी 4 ही जज थे। इसमें कितने जज थे, 4 ही जज थे। मैं आप लोगों को पूछ लूं प्यारे बच्चों, मुख्य जज जो था उसका क्या नाम था। अगर मैं पूछूं मुख्य जज था उसका क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताओगे मोरिज ग्वेयर। इनका जो मुख्य जज था यहाँ पर, मुख्य जज, इसका नाम था मोरिज गवेयर, मोरिज गवेयर प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भैया 1935 में भारत शासन अधिनियम जब आया था उसमें हमने संघीय न्यायालय का उल्लेख किया था, फेडरल कोर्ट का। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि इस कोर्ट के खिलाफ हम लोगों को अगर अपील करनी होती ना तो लंदन जाना पड़ता हम लोगों को। इसकी अपील के लिए मेरे प्यारे बच्चों कहां जाना पड़ता, लंदन जाना पड़ता मेरे प्यारे डियर, है ना। अपील कहां पे, लंदन मेरे प्यारे डियर। लो जी भाई साहब, है ना, लंदन जाना पड़ता मेरे प्यारे डियर अपील के लिए हम लोगों को। हाँ, ठीक है। टोटल कितने थे, 4 जज थे मेरे प्यारे बच्चे, 6 नहीं थे प्यारे डियर। अब तक मामला जो चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि ना तो हम अब तक आजाद हुए थे और ना ही हमारे संविधान के अंतर्गत इनका उल्लेख था प्यारे बच्चों। फिर आपको पता है मेरे दोस्त, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। 15 अगस्त अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, है ना। बिल्कुल साहब, भारत आजाद हुआ। और प्यारे बच्चों आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान संविधान लागू हुआ। बहुत बढ़िया जी, कब लागू हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950 को। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसी संविधान के अंतर्गत आपको पता होगा हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया था। इसी में हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के अंतर्गत। सर हमारे संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहां पर किया गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, भाग 5 के अंतर्गत किया गया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब अनुच्छेद भी हमें बता दो, तो अनुच्छेद प्यारे बच्चों 124 से लेकर के 147 तक। कहां से कहां तक, 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया था। और हमारी जो न्यायपालिका थी, है ना, हमारी जो न्यायपालिका थी मेरे प्यारे डियर, न्यायपालिका वो एकीकृत न्यायपालिका थी, वो एकीकृत न्यायपालिका थी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था, ये तो आप सबको पता ही होगा, यूएस से लिया। और हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों हमारे संविधान लागू होने के बाद में
28 जनवरी, ये तारीख याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। सर्वोच्च न्यायालय की, या यहाँ सर्वोच्च न्यायालय लिख रखा है हम लोगों ने, तो 28 जनवरी 1950 को या की स्थापना। परीक्षा के अंतर्गत छपा गया क्वेश्चन है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। दोबारा सुन लेना, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे बच्चों। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 से 147 तक। कौन से भाग में? भाग 5 में। न्यायपालिका क्या है अपनी? एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएस से लिया प्यारे बच्चों। और अध्याय भी पूछ लिया जाए आप लोगों को तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा अध्याय है इसमें। पांचवा अध्याय जो हम पढ़ेंगे वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पढ़ेंगे हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना। क्या? कि हम कई बार पढ़ते हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है वो शंकु आकार की न्यायपालिका है ना? भारत की न्यायपालिका है वो शंकु आकार की न्यायपालिका है। शंकु आकार की या एकीकृत न्यायपालिका उसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों हमारी न्यायपालिका में जो सबसे ऊपर ही ऊपर आता है उसके उसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। फिर नीचे आता है उसको हम कहते हैं उच्च न्यायालय। जैसे ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, हैं ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग। यहाँ अपना सुप्रीम कोर्ट आता है, यहाँ अपना हाई कोर्ट आता है, और यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिला न्यायालय। क्या आता है? यहाँ पे अपना जिला न्यायालय आता है, जिला न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पूरे भारत को मानना पड़ता है। फिर आ जाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो होता है वो राज्यों पर लागू होता है। और जिला न्यायालय मेरे प्यारे बच्चों जिले के अंतर्गत होता है। 28 जनवरी, 26 जनवरी नहीं शिवानी, 28 जनवरी, है ना? ठीक है जी साहब। 1 मिनट आपके कमेंट पढ़ लेता हूं कि सर जी मैंने कल आपको सुबह व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा था कि संविधान कब तक बना बना कुछ था। बेटा आपने कुछ ऐसा बता पूछा था, मैंने इसका जवाब कल की क्लास में दे दिया था शिवानी, कि संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही थी। ऐसा क्वेश्चन था आपके द्वारा, तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि भाई संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा की अंतिम बैठक का वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और संविधान बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया करो, आप दिमाग अपना खुद का लगाया करो बेटा। ऐसा किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको कि संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही थी, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट चीजें मैंने बार बार एक बात में क्यों बोलता हूं आपको, कि जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना पॉलिटी के अंतर्गत, और एक चीज मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी कड़वी जरूर बोल रहा हूँ, पॉलिटी में तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे तभी आप एसआई के अंतर्गत अच्छे मार्क्स ले पाओगे और आगे इंटरव्यू फाइट कर पाओगे। देखो बेटा बात कड़वी है लेकिन सत्य है। तुम सोच रहे हो कि मैं रट लूं, रटने की विद्या यहाँ काम नहीं आएगी। कोई एसएससी जीडी की एग्जाम नहीं है प्यारे बच्चों, में बता दो आप लोगों को ये। भाई एसएससी जीडी के अंतर्गत हमें जीएस वहां फैक्ट आता है, रटने वाला ही जीएस आता है, लेकिन ये एसआई की वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर यहाँ डबल तारे लगेंगे दोनों तरफ, दो दो सितारे। ठीक है ना? हाँ जी साहब, कॉलेजियम पढ़ना, हाँ बताएंगे बेटा। रमाकांत थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, अभी तुम बेसिक चीजें बता रहे हैं, आपको कॉलेजियम प्रणाली सब बातें बताएंगे, एनजेएससी वगैरह सब चीजें एक एक चीज बताएंगे जो आप लोगों के सिलेबस के अंतर्गत यह है, सब बताएंगे दोस्तों। अब शुरुआत होता है साहब जजों की नियुक्ति, है ना? ये तो हो गई अपनी बेसिक चीजें। अब आता है कि साहब जजों की नियुक्ति कैसे होती है। जजों की नियुक्ति, है ना? जजों की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो भारत में एक नियम था 1947 मतलब 26 जनवरी 1950 से, है ना भाई? 26 जनवरी 1950 से एक नियम था कि भाई जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेंगे ना, तो सीनियरिटी बेस करेंगे हम लोग। सीनियरिटी की जानते हो ना, वरिष्ठता के आधार पे करेंगे हम लोग, वरिष्ठता के आधार पे, वरिष्ठता के आधार पर
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वरिष्ठता के आधार पे हमारे देश के अंतर्गत 2 बार उल्लंघन हुआ। कितनी बार? 2 बार उल्लंघन हुआ मेरे प्यारे डियर। 2 बार कब-कब हुआ? एक बार तो 1973 के अंतर्गत हुआ, 1973 में वरिष्ठता का उल्लंघन पहली बार। 1973 में वरिष्ठता का उल्लंघन, वरिष्ठता का उल्लंघन। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और भारत में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। और उस केशवानंद भारती केस में 13 जज थे, 7-6 से फैसला आया था। तो उनमें मेरे प्यारे बच्चों 3 जज हुआ करते थे। जे.एस. सेलेट में नाम लिख के लाया था, जे.एस. सेलेट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर। ये 3 जज थे, इन तीनों ही जजों ने प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। और 3 ही सीनियर जज थे, इन तीनों का ही नाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनने में था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इनको जज नहीं बनाया दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले थे, नाम लिख लेना, नाम याद रखना है इन लोगों का दोस्तों। वरिष्ठ जज कौन थे? वरिष्ठ जज कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों का नाम याद रखना है प्यारे बच्चों, जे.एस. सेलेट, जे.एस. सेलेट, सेलेट, ठीक है साहब। फिर आपको याद रखना के.एस. हेगड़े, जस्टिस के.एस. हेगड़े, हेगड़े। और फिर नाम लिख लो आप लोग, ए.एन. ग्रोवर, ए.एन. ग्रोवर। ये 3 मेरे प्यारे बच्चों सीनियर जज थे, लेकिन इन तीनों जजों को सीजेआई नहीं बनाया। इन तीनों में से किसी को सीजीआई नहीं बनाया। और सीजीआई जो इन 3 से जूनियर था, जिनका नाम था प्यारे बच्चों अजीत नाथ रे, अजीत नाथ रे, रे, है ना, इनको मेरे प्यारे बच्चों सीजीआई बनाया। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी में बोलेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य सॉरी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार में परीक्षा में पूछा गया है। और दोबारा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश पूरा नहीं लिखूंगा, केवल सीजेआई लिखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बार सब देख लेना, सीजेआई का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या नाम है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे प्यारे बच्चों। तो जो 1973 में जे.एस. सेलेट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर, ये 3 वरिष्ठ जज थे, इनको नहीं बनाया गया। ये जूनियर था अजीत नाथ रे, इनको बनाया गया दोस्तों। कब? 1973 में। तो पहली बार हमने सीनियरता जो थी, वरिष्ठता थी, इनका उल्लंघन किया दोस्तों। दूसरी बार वरिष्ठता का उल्लंघन, दूसरी बार वरिष्ठता का उल्लंघन, वरिष्ठता का उल्लंघन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है सर। दूसरी बार वरिष्ठता का जो उल्लंघन है वो 1973 के अंतर्गत हुआ। 1977 में, माफी चाहता हूं, 1977 में। क्यों? क्योंकि अजीत नाथ रे जो थे ना, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अजीत नाथ रे, अजीत नाथ रे का कार्यकाल समाप्त, कार्यकाल समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जज बनने का नंबर किसका आ रहा था? अब जो जज बनने का नंबर आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, जो वरिष्ठ जज थे वो 2 थे। जो वरिष्ठ जज थे मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन थे? वो एक का नाम था, एक ही थे मेरे प्यारे बच्चों, एच.आर. खन्ना, हंसराज खन्ना प्यारे बच्चों, एच.आर. खन्ना, हंसराज खन्ना। इनका कई बार नाम हंसराज भी दिया गया है, एच.आर. खन्ना। अब खन्ना साहब वरिष्ठ जज थे, लेकिन इनको नहीं बनाया गया, इनको सीजेआई प्यारे बच्चों नहीं बनाया गया। किनको बनाया सीजीआई? सीजीआई बनाया मेरे प्यारे बच्चों, किनको? हमीदुल्लाह बेग को, हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह बेग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना?
हमीदुल्लाह बेग को। इनको क्या बनाया? ये भारत के सीजेआई बने। सीजेआई, सीजेआई का मतलब जान गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 बार हम लोगों ने हमारे देश के अंतर्गत सीनियरिटी का उल्लंघन किया प्यारे बच्चों। हमने जो हमारे सीनियर जज थे उनका उल्लंघन किया था मेरे प्यारे डियर। अब इनमें इनका यहाँ पे उल्लंघन क्यों हुआ था? है क्योंकि इसी समय एक केस आया था एडीएम जबलपुर बनाम भारत संघवाद, है ना? एडीएम जबलपुर बनाम भारत संघवाद, उसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था एचआर खन्ना जी ने। तो बोला अच्छा, आपने मेरे साथ गलत फैसला किया है, आओ आपको भी हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनाएंगे। अब क्या हुआ? अब आलोचनाएं हुई मेरे प्यारे बच्चों बच्चों फिर, है ना भाई? फिर आलोचनाएं हुई कि साहब ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, उनकी नियुक्ति के अंतर्गत हम वरिष्ठता का उल्लंघन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा देखा कि साहब राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति हम कैसे करेंगे? मीटिंगें हुई, सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के जजों की नियुक्ति अभी तक जो मामला था वो पहले क्या था? सीनियरिटी बेस के ऊपर चल रहा था। लेकिन हमने क्या किया? हमने सीनियरिटी का उल्लंघन कर दिया, है ना? हाँ, एचएम बेग बेटा वो हमीदुल्ला बेग वही है, एचएम बेग है, सचिन कुमार हमीदुल्ला बेग ही है एचएम बेग। ठीक है साहब। अब हमने यहां पर क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? 1978 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति का मामला आया एक मिनट। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि साहब राष्ट्रपति जो होगा ना भाई, राष्ट्रपति जब नियुक्ति करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज से, यानी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज, सर्वोच्च न्यायालय को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मुख्य जज से परामर्श लेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से परामर्श लेगा। ये परामर्श, सलाह लेगा साहब। ये बात ही आई साहब, जब लगातार 2 बार हमने सीनियरिटी का उल्लंघन किया कि भाई अब तो हमने क्या है, हमने बेस ऑफ सीनियरिटी को नहीं माना, तो अब हम क्या करेंगे कि साहब अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब नियुक्ति करेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और हाई कोर्ट के जजों से साहब पूछताछ करेंगे जी। बोला बहुत बढ़िया जी भाई। भाई बहुत बढ़िया साहब। अब क्या हुआ? अब मेरे प्यारे बच्चों 1978 के अंतर्गत फर्स्ट जजेज केस आया, है ना? 1978 में, नाम इसका फर्स्ट जजेज केस ही है मेरे प्यारे बच्चों। 1978 में फर्स्ट जजेज केस मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है साहब। इस केस के अंतर्गत बोला गया कि साहब इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति इन जजों के द्वारा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के, या सीधा लिख लो सीजीआई, राष्ट्रपति सीजीआई द्वारा दी गई सलाह दी गई सलाह सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ध्यान से सुनना तुम लोग। हमने पहले क्या बोला कि वरिष्ठता के आधार पर देंगे, फिर हमने बोला कि साहब हम रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिश करेंगे, और सिफारिश के अंतर्गत हम लोगों ने बोला फर्स्ट फर्स्ट जजेस के जो 1978 में आया था, जिसका फैसला 1981 के अंतर्गत आया था, इसका जो फैसला था वो 1981 के अंतर्गत आया था मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें बोला गया कि साहब राष्ट्रपति सीजीआई द्वारा दी गई सलाह, सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का मतलब होता है जरूरी नहीं कि वो बात माने या ना माने मेरे प्यारे डियर। उसके बाद में दोस्तों आगे चल करके 1993 के अंतर्गत सेकंड जजेज केस आता है, दूसरा जजेज केस बोलते हैं उसको, दूसरा जजेज केस। ठीक है साहब। इसमें वही बात को दोहराया इसमें उसी बात को दोहराया
और बोला कि साहब राष्ट्रपति राष्ट्रपति सीजीआई द्वारा दी गई सलाह को सीजीआई द्वारा दी गई सलाह को दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, मानने के लिए बाध्यकारी है मेरे प्यारे बच्चों। है ना। राष्ट्रपति सीजीआई द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब जरूरी है। पहले जजेज केस में हमने क्या बोला कि नहीं साहब कोई जरूरी नहीं, मत मानो। दूसरे जजेज केस में हमने क्या बोला कि साहब मानना पड़ेगा, साहब मानना पड़ेगा। कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, उसके अलावा राष्ट्रपति है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बड़ा ठीक है साहब, भाई ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या किया हम लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चों कि देखो यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो हमने 1993 के अंतर्गत ही एक शब्द दिया था कोलेजियम। 1993 के अंतर्गत एक शब्द आया कोलेजियम, कॉलेजियम कॉलेजियम प्रणाली। और इस कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों ने बोला कि देखो अब हम लोगों को जो जजों की नियुक्ति है ना, जजों की नियुक्ति जो है वो इस पद्धति के अनुसार होगी। और इस कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत एक तो होगा सीजीआई प्लस 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। यानी 1 प्लस 2 बराबर ये 3 लोग जो मिलकर के राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देंगे, उसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जज बनाया जाएगा। दोबारा सुनना एक बार। 1993 में कॉलेजियम प्रणाली में जजों की नियुक्ति के लिए हमने एक सीजीआई तो एक ही होता है, एक अगर हम ना लिखें तो भी चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सीजीआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, ये 3 लोग मिलकर के जिस व्यक्ति का नाम रिकमेंड करेंगे वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। आगे चला मामला, आगे मेरे प्यारे बच्चों 1998 के अंतर्गत 1998 में हमने कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया, हमने कॉलेजियम प्रणाली को पूर्णतः लागू कर दिया साहब, प्रणाली को लागू कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर हमने बोला कि एक अपना हो जाएगा सीजीआई, एक सीजीआई प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। यानी टोटल कितने हो गए, 1 प्लस 4 बराबर 5 जज हो गए। किसके अंतर्गत, कॉलेजियम के अंतर्गत है, कॉलेजियम के अंतर्गत है। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला अभी तक भी विवादित है। इसका फिर कई लोगों ने विरोध भी किया था कि यार इसमें तो भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा होगा, जो आज भी यही चल रहा है। दोस्तों ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ये बोला गया है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में नियुक्ति में भाई भतीजावाद बहुत होता है। कुछ ही परिवार के जो लोग हैं वो जज बनते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, किताबों में लिखा हुआ है और प्यारे बच्चों बड़े बड़े जगह चर्चा हुई है। ठीक है साहब, अब क्या हुआ कि हमारे देश के अंतर्गत ये कॉलेजियम प्रणाली 1998 से पूर्णतः लागू हो गई। ध्यान से सुनिएगा, कॉलेजियम शब्द हमने 1993 में दिया था। दोबारा सुनना एक बात मेरे प्यारे बच्चों, कि कॉलेजियम वर्ड जो है वो हमने 1993 में दिया था, जहां पे हमने एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज थे। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली को पूर्णतः हमने 1998 में लागू किया था। रीट 2022-23 वाली जो एग्जाम हुई थी ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कॉलेजियम प्रणाली कब से लागू हुई थी साहब। लेकिन इस पर लगातार जब आरोप लगे तो 2014 के अंतर्गत जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके आए, भाई 2014 के अंतर्गत मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन करके आए तो 99वां संविधान संशोधन किया था। 99वां संविधान संशोधन 2014, ठीक है, मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, हमारे देश के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में
जो भाई भतीजावाद की प्रणाली चलती आ रही है, अब ऐसा नहीं होगा। भाई और बहनों, हमने जो आपसे वादा किया था, उस वादे को हम निभाएंगे। मोदी जी ने निभाया, 99वां संविधान संशोधन किया और एनजेएसी लेकर के आए। क्या लेकर के आए? एनजेएसी। क्या होता है एनजेएसी? नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट, नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कमीशन, कमीशन। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं कि साहब अब एक एनजेएसी होगा। अब क्या होगा? अब एक एनजेएसी होगा और इस एनजेएसी को जब हमने लागू किया तो 99वां संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने आर्टिकल आर्टिकल 124 ए, आर्टिकल 124 बी, 124 बी और आर्टिकल 124 सी, आर्टिकल 124 सी मेरे प्यारे बच्चों तीन लागू कर दिया हमने, ए बी सी। हमारे संविधान के अंतर्गत ये तीन नए आर्टिकल हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत जोड़ दिए, है ना भाई? तीन इसमें नए सदस्य हमने जोड़ दिए। अब तीन सदस्य जोड़े हमने, तीन सदस्य नहीं, माफी चाहता हूं, तीन नए आर्टिकल जोड़ दिए, क्षमा प्रार्थी हूं, है ना? 124 ए, 124 बी, 124 सी। अब आर्टिकल 124 एक के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों सदस्य, मतलब एनजेएसी के सदस्य कौन होंगे, इनकी योग्यता क्या होगी? तो इनमें मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल सदस्य होंगे वो 6 सदस्य होंगे। बोला कितने? 6 सदस्य। अब 6 सदस्य कौन कौन होंगे? है 6 सदस्य कौन कौन होंगे? बोला साहब 3 सदस्य तो होंगे सुप्रीम कोर्ट से, 3 सदस्य तो होंगे मेरे प्यारे बच्चों न्यायिक, लिख सकते हैं हम लोग, है ना? 3 सदस्य न्यायिक, 3 सदस्य न्यायिक और 3 सदस्य गैर न्यायिक, 3 सदस्य सदस्य गैर न्यायिक, गैर न्यायिक। गैर न्यायिक का मतलब होता है जिनका न्यायपालिका से कुछ न्यायिक का मतलब क्या होता है? जुडिकल, जिनका न्यायपालिका से संबंध हो, जिनका न्यायपालिका से संबंध हो मेरे प्यारे बच्चों। अब जनाब हुआ क्या कि साहब ये 3 सदस्य न्यायिक कौन कौन होंगे? बोला साहब एक तो हो जाएगा सीजेआई और 2 हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। 2 कौन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक सीजेआई और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज मेरे प्यारे बच्चों, वरिष्ठ जज। बोला ठीक है साहब, दोबारा सुनना, सीजेआई और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। बाकी 3 बच्चे सर ये भी बता दो। बताते हैं अभी, है अभी बताते हैं साहब। ये 3 कौन कौन थे? है ये 3 कौन थे? इनमें प्यारे बच्चों एक तो कानून मंत्री, एक तो कानून मंत्री, और ये जो कानून मंत्री है ना ये पदेन होगा। पदेन का मतलब जो भी कानून मंत्री होगा वो मेरे प्यारे बच्चों इस पद के ऊपर रहेगा। और 2 सदस्य मनोनीत होंगे, 2 सदस्य मनोनीत। लो जी भैया, मनोनीत। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा। मनोनीत कौन करेगा? मनोनीत में प्रधानमंत्री शामिल रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज रहेगा। ये चारों लोग मिलकर के मेरे प्यारे बच्चों इस इन 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ये आर्टिकल 124 एक के अंतर्गत हमने जोड़ा। आर्टिकल 124 बी के अंतर्गत हम लोगों ने बोला कि साहब इनका काम क्या क्या होगा, इनका कार्य क्या होगा। हुँ? भाई यहां पे हमने बोला कि जनाब इनका कार्य क्या होगा, तो कार्य में बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। बोला अच्छा, हमने कहा हाँ। फिर मोदी जी ने बोला कि भाई और बहनों,
हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी यही करेगा। हमने बोला ठीक है मोदी जी। और फिर मोदी जी ने और बोला कि भाई और बहनों, हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण ट्रांसफर भी यही करेगा। हम बोला वाह मोदी जी वाह, सब काम अब तो अपना एनजेसी करेगा। बोला हाँ, अब कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये पेन दिख रहा है? दिख रहा है। फिर आर्टिकल 124 में बोला कि भैया एनजेएसी से संबंधित कानून संसद बनाएगी। लो जी साहब, ये बात किसने बोली? ये आर्टिकल 124 ने। अब एक बार मैं इसको पूरे के पूरे चार्ट को आपको एक सरसरी नजर से समझा देता हूं। मैंने बोला कि हमारे देश के अंतर्गत प्रारंभ में जो जजों की नियुक्ति हुआ करती थी, वो वरिष्ठता के आधार पर हुआ करती थी। लेकिन 1973 और 1977 में हम लोगों ने जो हमारे सीनियरिटी थी उसका अबोलिशन किया, उसका उल्लंघन किया हम लोगों ने। फर्स्ट जजेज केस आया, सेकंड जजेज केस आया। 1993 में हमने बोला कि भाई एक कॉलेजियम प्रणाली होनी चाहिए जिसमें एक मुख्य जज और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। 1998 में हमने कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया, जहां एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज थे, टोटल 5 जज। लेकिन मोदी जी आए 2014 के अंतर्गत और मोदी जी ने बोला कि ये ठीक नहीं हो रहा, अब मैं ठीक करूंगा। बोला कीजिए मोदी जी। मोदी जी ने 99वां संविधान संशोधन किया 2014 में आते। मोदी जी का पहला काम था, मोदी जी की बोवनी बहुत खराब हुई थी। हम कोई काम की शुरुआत करते ना, कहते हैं बोवनी हो गई, तो बोवनी मोदी जी की खराब हुई थी। मोदी जी ने पहला काम किया, एनजेएससी लागू किया, नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आयोग नहीं लिखा हमने, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है साहब। अब नियुक्ति आयोग में हमने एनजेसी जोड़ा, तो एनजेसी में आर्टिकल 124 ए, 124 बी और 124 सी, 3 आर्टिकल हमने जोड़ दिए। 124 ए में हमने बोला कि साहब इसमें 6 सदस्य होंगे, जिनमें 3 सदस्य न्यायिक होंगे, यानी हमारे कोर्ट से संबंध होगा इनका। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे। 3 सदस्य में एक कानून मंत्री पदेन होगा। पदेन का मतलब जो मैंने राज्यसभा का उप सभापति बताया था, उपराष्ट्रपति वाला वही मतलब है यहाँ पर भी। और 2 सदस्य मनोनीत होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। और मनोनीत करने वाले मोदी जी हो जाएंगे, ओम बिरला जी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राहुल गांधी जी को बुला लेंगे और एक अपने साथ बी.आर. गवई जी को बुला लेंगे। काम हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा, यही हाई कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी यही करेगा। और फिर हमने बता दिया कि साहब एनजेसी से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन है, वो हमारा कोर्ट बनाएगा। ये हमने मेरे प्यारे बच्चों एनजेसी लाया और मोदी जी ने भाई साहब लागू कर दिया। भाई मोदी जी ने लागू कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में जस्टिस जीएस खेहर की बेंच का एक केस आया, है ना, जस्टिस जीएस खेहर, जस्टिस जस्टिस जीएस खेहर, जेएस खेहर, ये उस समय हमारे मुख्य जज थे। ये इनकी बेंच आई और इनकी बेंच ने मेरे प्यारे बच्चों जो अपना प्यारा एनजेसी मोदी जी लेकर के आए थे, इसको रद्द कर दिया। आपको नहीं काटना है ना, आपको नहीं काटना है मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने क्या किया, एनजेएसी को पूर्णतः रद्द मेरे प्यारे डियर भाई और बहनों। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा काम किया था लेकिन हमारी सोनी नहीं गई। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर इनको रद्द क्यों किया। अब कौन बताएगा आप में से? जब तक मैं आपके थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ लेता हूं, तब तक मुझे आप ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनजेएसी को रद्द क्यों किया। ये लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं। और हमारा भाई जो पीडीएफ बना रहा है उसको भी बता दो भाई, तुम्हें भी लिखना है। कहीं तुम सोचोगे कि सर ने काट दिया तो मैं नहीं काटूंगा ना आपको भी लिखना है ये चीजें, ठीक है। चलो मैं काट देता हूँ इसको, वापस मैं हटा देता हूँ, तो गलती हो गई नहीं, ये पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ लो जी साहब,
एनजेसी पूर्णतः रद्द। एनजेसी पूर्णतः रद्द मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम बताओ रद्द क्यों किया। मैं थोड़े आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर राष्ट्रपति भारतीय हो हाई कोर्ट में 10, ये बेटा अभी योग्यता में बताएंगे आप लोगों को, है ना। आपकी क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता ना आरुषि, मुझे खुद को नहीं पता, देखो 48 मिनट हो गई है। मैंने सोचा कि सर जी इतनी मुश्किल से लिखा है और काट दिया। न्यायपालिका की फ्रीडम में बंधित, हाँ चलो शिवानी कुछ हद तक ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाध्यता था, ये बाध्य बन रहा था ये। ओ लियो सर, हमने भी काट दिया, कोई ना तुम काट सकते हो, लो मैं वापस काटता हूँ इसको। मैं वापस काटता हूँ भैया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मेरे प्यारे बच्चों पूरे के पूरे मामले को रद्द किया गया। रद्द क्यों किया गया है, रद्द क्यों किया गया, एक लाइन में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों कि एनजेएसी भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को प्रभावित करता था। लो जी भैया, मूलभूत संरचना जानते हैं आप लोग, जिसको आधारभूत संरचना भी कहते हैं। एक केस आया था हमारे देश में, केशवानंद भारती केस मेरे प्यारे बच्चों 1973 के अंतर्गत। इसने हमारी संसद को बोला था कि आपके पास पावर है, आप कुछ भी संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन हमारे संविधान की मूलभूत संरचना को प्रभावित नहीं कर सकते आप। अरे बिल्डिंग वाला उदाहरण दियो का, आप मकान बना, मकानों के अंतर्गत हम फर्श को चेंज करवा सकते हैं, खिड़कियां चेंज करवा सकते हैं, रंग रोगन करवा सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं, लेकिन इनकी नींव के साथ अगर हमने छेड़छाड़ की तो ऊपर से धड़ाम से आकर के गिर जाएगा। ठीक है, ऊपर से धड़ाम से आकर के गिर जाएगा प्यारे बच्चों। ये था आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का। तो भैया वर्तमान में पुनः कोलेजियम प्रणाली से ही जजों की नियुक्ति होती है। लिखो, नोट लगा करके लिखो कि नोट सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के आधार पे होती है। कोलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है, होती है। लो जी साहब, है ना। अब बताओ तुम कुछ पूछना है, अभी तक हमने आर्टिकल शुरू नहीं किए आपको। अब कोई एक तो ये नहीं पूछेगा कि जनाब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, कॉलेजियम प्रणाली से जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है। अब किसी मेरे भाई को कुछ पूछना है, किसी बहन को कुछ पूछना है, किसी दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। फिर हम कल शुरू करेंगे आर्टिकल 124, जहां सुप्रीम कोर्ट के 124 सबसे बड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, जजों की योग्यता, उनका कार्यकाल सब उसी के अंतर्गत उल्लेख है मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ जी साहब। बलवीर सिंह जी नोटबुक काट देंगे, नहीं मत काटो, नोटबुक में मत काटो आप लोग, बहुत बुरा किया राम सिंह जी। अच्छा शिवानी आर्टिकल 124(2) किस प्रकार इफेक्ट कर रहा था। अच्छा ये बात बहुत अच्छी बताई, अरे वाह वाह, ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गया था। किस प्रकार से मूलभूत संरचना को मिस कर रहा था, ये देखो। मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 50, याद आ रहा आप लोगों को, है ना। एक तो आर्टिकल 50 याद करो। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग रहेगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका का दोनों, विधायिका नहीं कार्यपालिका, माफी चाहता हूं, न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आर्टिकल 50 का उल्लंघन कर रही थी, दूसरी स्वतंत्रता भंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि भैया ये जो 3 सदस्य हैं,
ये तो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो 3 सदस्य हैं आपके कानून मंत्री, वो तो राजनीति का आ गया ना। जब राजनीति का न्यायालय में यदि हस्तक्षेप हो गया, तो हम इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलेगा। और फिर यही लोग इन लोगों की नियुक्ति करेंगे, तो जाहिर-सी बात है ये लोग तो वही कहेंगे जो ये लोग बोलेंगे। भाई आज हमारे देश में जितने भी अधिकारी हैं, नौकरशाह है, आईएएस है, आईपीएस है, स्टेट विशेष अधिकारी है, ये सब सरकार के अंदर ही तो काम करते हैं। तो जैसे सरकार बोलेगी वैसे इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। भाई ट्रांसफर कर देंगे। इतने आसान से हटा नहीं सकते, लेकिन ट्रांसफर तो कर ही देंगे, दूसरा अपना आदमी ले आएंगे, वो कर देगा साहब इनका काम तो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था हमारी न्यायपालिका में, जिसमें हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग हो रही थी और निष्पक्ष जो निर्णय, जो न्याय आज दी जाती है। देखो हमारे भारत के कोर्ट के लिए एक बात बोली जाती है कि भैया हमारे यहाँ न्याय के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको न्याय मिलेगा ये निश्चित है, हाँ थोड़ी देरी हो सकती है, देखो इसमें है। और एक वो कहावत यानी कि देर से मिला हुआ न्याय न न्याय मिला हुआ के ही बराबर होता है, लेकिन ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, न्याय तो आज भी नहीं मिलता, न्याय मिलता है बेटा मितवारी, ऐसी बात नहीं है सर। अब समझ आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया सर। सर जाफर इमाम भी 1993 में सीजीआई था ना? बेटा भारत में अब तक 53वें सीजीआई बनने वाले हैं कल। कल नहीं 24 तारीख को, 24 नवंबर को अपना 53वां सीजीआई बनेगा। तो आप 53 के नाम याद नहीं रखने बेटा आपको। 53 के नाम मोदी जी को याद नहीं है, राष्ट्रपति जी को भी याद नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद जज साहब बैठे हैं उनको भी याद नहीं है प्यारे बच्चे। है ना? वो आपको याद रखनी ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ठीक है ना? वो मैं लिखाऊंगा आप लोगों को। और बताओ। इतनी भी डीर नहीं होनी चाहिए सर जी। हाँ जी साहब। हम्म, और और कुछ पूछना आप लोगों को? एनजेएससी को कब रद्द किया? 2015 में कर दिया था बेटा, 2014 में या 2015 में रद्द कर दिया, जैसे ये केस आया था उसका, है ना, जेएस खेर साहब का रद्द आया था मेरे प्यारे बच्चों। तारीख भी मैं लिख के लाया था 16 अक्टूबर 2015 को, अगर आप लिखना चाहो तो, है ना। हालांकि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लिख लो भैया 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। 1964 में था जफर इमाम। अच्छा सर, प्रेसिडेंट के रिजाइन देने पर उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को क्यों सूचना देता है? ताकि लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने सदस्यों को बता दे कि भाई राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया है, हम लोगों को नए राष्ट्रपति के चुनाव करवाने हैं, इसलिए देता है प्यारे बच्चों, उनको पता हो उस बात का। चलिए, तो फिर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए, जल्दी नहीं कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।